राजाराम सर, कई जो है वो कई ऐसे राज्य हैं, बहुत सारे नाम हैं, बड़े नाम तो जो है उनके बारे में तमाम बात हो चुकी है। जैसे शिवराज सिंह चौहान की बात की जाए, वसुंधरा राजे सिंधिया की बात की जाए, रमन सिंह की बात की जाए, ये जो हाल में अभी भाजपा ने जिनको अग्निवीर बनाया है, उनका तो एक अलग का सीन हो गया है कि भाई ठीक है, अब आप अग्निवीर हो गए हैं तो आपके अंदर एक गुस्सा है और उसके लिए आप अंजाम दे रहे हैं। अब इसमें अलग अलग अगर नाम ले भाई, जैसे बरेली में संतोष गंगवार, लंबा राजनीतिक करियर, 8 बार के सांसद, उनको आपने किनारे किया। अब वो घर बैठे हुए हैं, तो वो घर बैठे होना एक मैसेज देता है। अनिल विज ने जो वीडियो, जिनका अनिल विज का जो आया था, जिसमें उन्होंने ये बात कही थी कि मुझे अपनी औकात समझ में आ गई है और मैं अब एक सामान्य कार्यकर्ता की जितना प्रचार करूंगा। तो अनिल विज जैसे शख्सियत का सामान्य कार्यकर्ता की तरह प्रचार करने का क्या मैसेज जाएगा, ये जनता समझती है, कार्यकर्ता भी समझते हैं। लेकिन संगठन के स्तर पर जो बगावत होती है, कई नेता ऐसे हैं जो संगठन के स्तर पर काम कर रहे होते हैं लंबे समय से, फिर उनको एक उम्मीद दिखाई जाती है और बाद में मामला पलट जाता है, तो उनके अंदर दिक्कत खड़ी होती है। जिन जिन जगहों पर संगठन के लोगों की नाराजगी है, कई बहुत सारी जगहें हैं। एक मैं रिपोर्ट पढ़ रहा था, उसमें उसमें तो बनारस की सीट पर भी, बनारस के अंदर भी कुछ झोलझाल बताया जा रहा है। और एक बड़े अखबार की रिपोर्ट है वो, बड़े अखबार की रिपोर्ट है वो, जिसमें बनारस की सीट पर अंदरूनी कलह एक जो है वजह बताई गई है, जिसकी वजह से वहां पर पेच फंसा हुआ कहा जा रहा है। तो ये जो अंदरूनी कलह वाला सीन है संगठन के स्तर पर, जब संगठन के ठीक ठाक आदमी भी विरोध में उतरते हैं, तो उसका कितना इम्पैक्ट होता है। और संगठन के लोगों का विरोध में उतरना ज्यादा खतरनाक होता है वनस्पत इन नेताओं के जो फील्ड में काम करते हैं, या फिर जो कोई भी हो नुकसान उतना ही करेगा, डेंट उतना ही होता है। राम प्रताप जी, बगावत पार्टियों में होना, जैसा कि भाई राजेंद्रन ने कहा, यह एक सामान्य प्रक्रिया है। जब नेताओं की आकांक्षाएं, उनकी महत्वाकांक्षाएं पूर्ण होती नहीं दिखती और उन्हें लगता है कि इस पार्टी में उनका भविष्य नहीं है, तो वो बगावत करते हैं। कई बार जो लगातार अपनी पार्टी के प्रति समर्पित नेता हैं, जब उन्हें लगता है कि उनके समर्पण का, उनके मेहनत का उचित प्रतिदान नहीं मिल रहा है, तो भी पार्टी को छोड़ जाते हैं। लेकिन इस बार जो चुनाव में बगावत हुई है, वो कई कारणों से हुई है। एक तो भाजपा जो है, पार्टी विद द डिफरेंस की बात थी। इसमें जो वरिष्ठ नेता थे, उनका हमेशा सम्मान होता था, जितने भी वरिष्ठ नेता रहे हो। ये 75 साल का नियम आने के पूर्व की बात कर रहा हूँ। लेकिन जिस तरफ से वरिष्ठों को बिठाया गया, आप सब जानते हैं, अडवाणी जी, मुरली मनोहर जोशी जी, यशवंत सिन्हा जी, लंबी लिस्ट है जिनके अंदर काफी राजनीति बची हुई थी और उनके, यहाँ तक कि उनके अनुभव की सहायता लेने की भी जरूरत महसूस नहीं की गई। तो प्रचंड आत्मविश्वास के साथ मोदी जी आए, उन्होंने सबको दरकिनार किया। वहां तक भी चल रहा था, भाजपा वहां तक भी एक संयमित, संतुलित, अनुशासित पार्टी थी। लेकिन जब एक झटके में शिवराज सिंह चौहान को दरकिनार किया गया, ये चीजें महत्वपूर्ण है और ये आगे चल के भी भाजपा पे इसका, भाजपा केडर पे इसका बहुत असर पड़ने वाला है। और जिस तरफ से वसुंधरा राजे को हटाना कोई बड़ी बात नहीं थी, केवल ये दिखाने के लिए कि हम चाहे जिसे बिठा सकते हैं। एक पहली बार बने विधायक, जिसका कोई बहुत बड़ा पॉलिटिकल ट्रैक नहीं था, उनको भजन लाल जी को बिठा दिया गया। उसी तरह से मोहन यादव जी को, उनको खुद को उम्मीद नहीं थी, वो खुद अपने आप को सीएम की रेस में नहीं मानते थे कभी, उनको बिठा दिया गया। तो ये दिखाया गया कि भाई पार्टी में 1 नंबर से 100 नंबर तक केवल नरेंद्र मोदी है और किसी छत्रप की कोई औकात नहीं है। तो जितने बड़े हर नेता की एक महत्वाकांक्षा होती है। सब जितने बड़े नेता हैं भाजपा के, सबको सांप सूंघ गया कि अगर ये जीतती भी है, जीतने के बावजूद भी पार्टी का नेता अगर अपने स्वाभिमान को और अपने काम को दोनों के आधार पे अपनी जगह चाहता है, तो कोई जरूरी नहीं कि मिले। तो ठीक है, मन महसूस के काम शिवराज सिंह चौहान भी कर रहे हैं, करते हुए दिख रहे हैं और वसुंधरा राजे ने भी कोई खुल के बगावत नहीं की। लंबी लिस्ट है ऐसी, मैंने तो केवल बड़े नाम बताए, लेकिन ये जिला स्तर पे और ये अलग अलग संसदीय क्षेत्रों में भी ये हम सब देख रहे हैं।
और जैसा कि आपने बहुत विस्तार से रायबरेली सीट और अमेठी का के सारे समीकरणों को बताया राय साहब आपने, तो मेरा मानना है कि अब चौथे चरण के बाद ये जो रास्ता है बहुत कठिन है डगर पनघट की, क्योंकि ये लग रहा है हवा का रुख जो है लोग पहचानने लगे हैं, पुराने राजनीतिक कार हैं, वोटरों की चुप्पी से समझ में आ गया कि इस बार चुनाव इंडिया गठबंधन तो लड़ ही रहा है, लेकिन असल में जनता लड़ रही है, जनता वर्सेस बीजेपी, ये जो दिखाई दिया। तो अब ये समझिए कि ये जैसे आपका 5वें चरण का चुनाव है, इसमें कांग्रेस को खोने के लिए कुछ नहीं है। 49 सीट में एक ही सीट तो थी उनके पास, ठीक है, और एमपी में जो 14 सीट है उनमें रायबरेली सीट ही उनके पास थी, और अभी ये समझ लीजिए कि 4 सीट पे वो लड़ रहे हैं वहां पे अभी जो 49 में। तो मेरा मानना है कि अब कांग्रेस को गेन ही होना है, कांग्रेस को आगे गेन ही होना है। और रायबरेली में जो भी राजनीतिक समीकरण बने या टूटे, राहुल गांधी का वहां जाना और गांधी परिवार से जो वहां के वोटर का जुड़ाव है, वो मेरा मानना है बाकी सारे फैक्टर पे भारी पड़ेगा। और अगला जो 5वें दौर का चुनाव है, हालांकि कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के साथ में एक चीज जरूर कहना चाहूंगा, जब जनता चुनाव लड़ रही होती है तो जनता जो मेहनत करता है या मेहनत करता हुआ दिखता है उसे चुनती है। कांग्रेस से अभी किसी मुगालते में ना आए या इधर इंडिया गठबंधन को आने की जरूरत है, क्योंकि 57 सीटों की बाकी जो चुनाव बचे हैं ये भी बड़े महत्वपूर्ण हैं। और अभी से ही मैं देख रहा हूं कई कांग्रेसी नेताओं के सुर बदले हुए हैं, तो मेरा मानना है कि यह नहीं होना चाहिए। 10 साल बाद एक बार फिर आपकी गलतियों को माफ करके अगर जनता आप पे विश्वास जता रही है तो निश्चित रूप से आपको उसका सम्मान करना चाहिए और अपनी गलतियों से सबक सीखना चाहिए। ये वक्त है आपको मेहनत करने का, मेहनत करते हुए दिखना चाहिए। इस बार वास्तव में मेरा मानना है यूपी में भी इनकी अभी जो राहुल गांधी की मेहनत, मैं कहूंगा राहुल गांधी की मेहनत और प्रियंका ने भी जो मेहनत की उसका प्रतिफल दिखाई देगा। जी राय साहब। राजाराम सर, अभी जो बात कर रहे थे शशि सर प्याज की बात, और अब प्याज की जब बात हो गई तो थोड़ा किसानों की बात हो जाए। जिस तरीके से अभी उदाहरण जो दिया शशि सर ने कि रैली से किसानों को इसलिए हटा दिया जाए कि लोग सवाल ना पूछें। इधर आ जाते हैं, जब हम पूर्वांचल की तरफ बढ़ते हैं, पूर्वी उत्तर प्रदेश की ओर बढ़ते हैं, बिहार की ओर बढ़ते हैं, आपके राज्य का इलेक्शन हो चुका है, झारखंड की बात करते हैं। तो झारखंड के जो मुद्दे थे, आखिर उन मुद्दों पर कोई तो बात करेगा ना। अगर सत्ता नहीं बात करेगी, विपक्ष बात करेगी। जब विपक्ष बात करेगा तो क्या लोगों का ध्यान उस तरफ जाता है? क्योंकि विधानसभा चुनाव में नहीं गया, लेकिन विधानसभा चुनाव से कितना अलग ये चुनाव देख रहे हैं आप क्षेत्र के हिसाब से? और दूसरा, जरा सा बिहार की मैं बात आपसे थोड़ी सी पूछना चाहता हूं सर। बिहार में इस समय जो सीट 20 तारीख के चलते जो सबसे चर्चा में है, वो सीट है सारण की। सारण पे जो लड़ाई है राजीव प्रताप रूडी साहब की और वो रोहिणी आचार्य की, लालू वहाँ कैंप किए हुए हैं, इस वजह से खूब चर्चा हो रही है उसकी। रोहिणी जो है, उनके लिए एक बार भारतीय जनता पार्टी के भी नेताओं ने तारीफ की, निशिकांत दुबे कह रहे थे कि भाई भगवान करें तुम्हारे जैसी बेटी हमारे घर भी हो। फिर बाद में सम्राट चौधरी साहब कुछ और बकने लगे, कुछ और बताने लग गए। तो क्या ये जो फैक्टर्स हैं रोहिणी आचार्य को लेकर के, भारतीय जनता पार्टी जितने भी हमले कर रही है उसका असर क्या उल्टा होगा? खास करके जिस तरीके की तस्वीर रोहिणी आचार्य की बनी लालू प्रसाद यादव के साथ, लालू प्रसाद यादव को जीवन देने के बाद रोहिणी आचार्य के लिए जो एक सम्मान जगह बिहार की जनता ने उसमें उनको जो है बिहार की बेटी कहना शुरू कर दिया, उसके बाद जो भी हमले हो रहे हैं, क्या वो सारे हमले नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं डालेंगे? राय साहब, मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि रूडी एक समय भाजपा में बड़े शक्तिशाली नेताओं में, पढ़े लिखे नेताओं में उनकी गिनती होती थी, बड़े अच्छे पायलट थे। लेकिन मोदी जी के आने के बाद वो जाने किन किन आंखों की किरकिरी बने कि एकदम हाशिए पे डाला गया। इस बार राजनीतिक समीकरणों के चलते उनको उतारा गया है।
लेकिन क्षेत्र में उनका जो इस बीच में यहाँ तक कि वो वापस अपनी पायलट के काम पे भी चले गए थे, हवाई जहाज उड़ाने लगे थे, तो हवाई नेता के रूप में उनकी छवि रही है। और रोहिणी जी के सामने कहीं कोई मुझे नहीं लगता, तमाम प्रयासों के बावजूद, क्योंकि लालू को अटैक किया, लालू के परिवार को अटैक कर दी, जहां तक बात है इस समय चरम पे है ये। अभी 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 2-3 दिन पहले की बात है, जिस तरह से अपने जो नीतीश जी बोल रहे थे भाषा में, एक बोलते बोलते वो अचानक बहक गए और बोले कि ये लालू प्रसाद यादव के लड़का नहीं हो रहा था, तो लड़की ही लड़की पैदा हो रही थी, तो बताओ इतने सारे बच्चे पैदा कर दिए उसने। मतलब जिस तरह से बिलो द बेल्ट और पर्सनल कमेंट्स, वो भी इतने सीनियर लीडर के द्वारा बोला कहा जा रहा है, तो समझ में आता है कि वे पार्टियां खंदक की लड़ाई लड़ रही हैं। ये समझने में ज्यादा दिक्कत नहीं है। किसानों की जहां तक बात है, शशि भाई ने कही, ये बात बिल्कुल सही है। आप लोगों के नॉलेज में तो निश्चित रूप से होगा, राय साहब आप बहुत, और राजेंद्र जी आप भी वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपको पता होगा कि नरेंद्र मोदी जी का जो ये नामांकन बनारस में होना था, तो उसी के उसका रिजल्ट भी अभी आ गया है कि 41 नामांकनों में से 33 अवैध निकले, 33 को रिजेक्ट किया गया और केवल 8 वैध हुए। 33 जो थे वो सब पढ़े लिखे लोग वकील के साथ भरे हैं। और कुछ एक ले तो जो यंग एक लड़का है जो मोदी जी की मिमिक्री करता है, वो अपने ग्रुप के साथ गया था और बाकायदा उसने वीडियोग्राफी की कि क्या धांधली हुई है, गजब धांधली हुई है। और मीडिया बिल्कुल नहीं दिखा रहा है कि वहां क्या हुआ। किस तरफ ये 3 बजे का टाइम है और 2:58 का समय डाल के 6 बजे वापस दिए जा रहे हैं इनको, और रात के 11 बजे, रात के बाद में आओ बोले 11 बजे बुला रहे हैं। किस तरह का वहां का डीएम किस भाषा में वहां गालियां दे के भगा रहे हैं लोगों को। तो अद्भुत माजरा है और देश नहीं देख पा रहा है सब, क्योंकि एक बड़ा मीडिया जो है जो सब दिखाता है वहां से चीजें गायब है, लेकिन सोशल मीडिया पे चीजें तैर रही है। आया कन्नू नाम का किसान नेता तमिलनाडु से, उसने तय किया था, क्योंकि किसानों का इतना विरोध किया था मोदी जी ने और जितने किसान मरे हैं, तो उसने तय किया था कि मैं इनके खिलाफ चुनाव लड़ूंगा। और ये बात पता चली, उसको रेल से पहले उतार दिया रेलवे पुलिस वालों ने, उसने अपील की कोर्ट में और वहां भी खारिज हो गया। तो ये मेरा मानना है कि मोदी जी जो सोचे थे कि 400 से ऊपर सीट हमें आ रही है, हमारी लहर चल रही है और हम अंतिम दौर में, 7वें दौर में अपना चुनाव लड़ेंगे, अब इनको लाले पड़े हुए हैं। सच मानिए, अगर सही ढंग से लड़े तो बनारस सीट पे लाले पड़े हुए हैं। आपका आकलन गलत नहीं है, वहां भी भारी अंतर कला है। भाई कोई 20-20 साल तक तैयारी करता है, दरी उठाता है, लाठी खाता है, प्रदर्शन करता है, जब चुनाव लड़ने का टाइम आया तो किसी को भी लाके बिठा देते हैं। कल तक उसके ऊपर 70,000 करोड़ का घोटाला का आरोप लगा रहे हैं, आज उसको बगल में बिठा लेते हैं। कल तक वो आप देख रहे हैं कि उस प्रदेश का सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी आप बना रहे हैं, फिर उस प्रदेश का मुख्यमंत्री बना देते हैं आप। मणिपुर का उदाहरण है। तो ये समझ में आ रहा है, इस चीज को समझ में आ रहा है कि भ्रष्टाचार का मुद्दा लेके आई हुई सरकार का भ्रष्टाचार मिटाने को लेके कोई लेना देना नहीं है। कौन सी चीज को अपनी, आज मोदी की गारंटी की बात कर रहे हैं, मोदी जी की गारंटी को कल को कब ये बोल दें कि जुमला था, कोई ठिकाना नहीं। तो काहे की गारंटी, कोई भी बोल देंगे भाई ये जुमला था। और यही कारण है कि अमित शाह जैसे नेता, जितने दबंग नेता है, आप जो कह रहे हैं ना, उनके भी सुर बदले हुए हैं। जो ए रे बे जो भाषा राजनीति में कहीं चलती ही नहीं, उस भाषा का उपयोग करते थे, लेकिन आज उनके भी सुर बदले हुए दिख रहे हैं। और ये लोकतंत्र में होना भी चाहिए। इतना लोकतंत्र में लोकशाही होनी चाहिए। डिक्टेटरशिप, इतना घमंड, इतना ईगो, ये लोकतंत्र नहीं पचा सकता, देश की जनता नहीं पचा सकती। और मेरा मानना है कि ये जो अंतिम दौर में आपने जो कहा, अंतिम दौर तक पहुंचने से पहले ही चीजें एकदम से बदली दिख रही हैं। जी।